बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क AGP। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। इसमें हमेशा की तरह हमारे साथ एक इंतहाई काबिल तजर्बाकार हर दिल अज़ीज़ GP डॉक्टर इमरान गौहर साहब मौजूद हैं, जो आपके लाइव कोर्स के थ्रू मेडिकल रिलेटेड सवालात सुनते हैं, उनका भरपूर कोशिश करते हैं कि बेहतरीन जवाब दिया जा सके। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने एक मेडिकल GP होने के साथ-साथ ये एक अल्लाह ताला ने इनके हाथ में बहुत सारी शफ़ा भी रखी है। क्योंकि मेरा ख़्याल है ये मुखलिस हैं, खलूस से, दिल से काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो अल्लाह ताला ने इनकी जो एडवाइस है उसमें भी एक असर रखा है, एक ख़ासियत है कि शिफ़ा अल्लाह ताला ने इनके हाथ में दी है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें आज जॉइन करने का। थैंक यू ज़ैन, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और हमारी एशियन कम्युनिटी में एक रुझान रहता है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल और गर्म चीज़ें हम नॉर्मली फ़िश और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और अक्सर बच्चों को और बुज़ुर्गों को नक्सीर का आना, नाक से खून का बहना अक्सर एक शिकायत रहती है। ये किस हद तक ख़तरनाक होता है, क्या वजह होती है और इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? थैंक यू ज़ैन, बहुत ही फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, नाक से खून आना या नक्सीर का फूट जाना बोलते हैं, आई थिंक वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में, बड़ों दोनों में होता है। बाज़ बच्चों में बड़ी यंग एज से मुख्तलिफ़ चीज़ों से चोट लग जाने से, ज़्यादा ज़ोर से खांसने से, बाज़ बच्चों को नाक ब्लो करने की बहुत आदत होती है, बाज़ को नाक में उंगली करने की बहुत आदत होती है। ये तमाम जो छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं, ये लीड करते हैं नोज़ ब्लीड। नोज़ ब्लीड की थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि नोज़ के अंदर, हमारी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एक एरिया होता है जो कि बड़ा ही थिन फाइन कैपिलरीज, यानी कि खून की जो नालियाँ होती हैं बहुत ही फाइन किस्म की होती हैं, उसको हम लिटल्स एरिया बोलते हैं। और वो जो है ना, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। और अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में कि अगर किसी ने घूसा मारा है तो उसकी नाक से खून बहता है। एक्चुअली उसका बिल्कुल। कॉन्सेप्ट यही है कि लिटल्स एरिया जो कि शॉक लगता है उसको, तो वो ब्लीड कर जाता है। तो आखिर करना क्या चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो कॉजेज़ हैं वो नॉन एक्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर खून किसी का भी किसी हालत में भी कॉन्स्टेंटली बहता रहे तो उसके अपने नुकसानात हैं और उसके अपने मसाइल हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ ब्लीड इज़ नॉट समथिंग वेरी सीरियस। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि बस होता है। करना क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को नोज़ ब्लीड हो रहा है तो सबसे पहले आपने अपनी नाक को पिंच करना है ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज़, और ऐसी पोजीशन में जाना है कि ज़ोर ना पड़े आपकी नाक पे, खांसे नहीं, कोशिश करें खांसे नहीं। अक्सर क्या होता है कि नाक का जो खून है वो आपके गले में ड्रिप करता है और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस मसले में भी। तो उससे यही होता है कि आप उसको स्वॉलो ना करें, थूक दें। और बेसिकली इसमें कोई इतना इशू नहीं है। नाक पिंच करें, अगर आइस वगैरह है तो उसको यूज़ करें ताकि नाक का जो कैपिलरीज जिसमें ब्लीड हो रही है वो वैसे कंस्ट्रिक्शन हो, बंद हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ कोल्ड कंप्रेस वगैरह इज़ नॉर्मली सफिशिएंट? मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड कंप्रेसर इज़ सफिशिएंट एक्चुअली, या आइस वगैरह पैक्स जो बताते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा, अगेन मैं रेयर केसेस की बात कर रहा हूँ, जो अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इतना ज़्यादा ब्लीड हुई है कि दे हैव टू गो टू A&E। फ़र्ज़ कीजिए कि 1 घंटा हो गया, उन्होंने तमाम चीज़ें कर ली और ब्लीड नहीं रुक रही। या फ़र्ज़ कीजिए कोई पेशेंट्स हैं जो कि ब्लड थिनर्स में, वॉरफरिन है, इस तरह की बहुत सारी ब्लड थिनर्स होती हैं, एस्प्रिन है ये, और फ़र्ज़ कीजिए कि ब्लीड नहीं रुक रही है, तो ज़ाहिर है आपको इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, टेम्परेरी तौर पे दी जाती हैं, जिनसे रुक जाता है। जो मेन चीज़ हम मना करते हैं कि खांसे नहीं, छींके नहीं, उंगली ना करें, ब्लो ना करें, ताकि उसको हील होने का मौका मिले। नॉर्मली हील होने में टाइम कितना लगता है इसको? हील होने में तो टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। और इसीलिए बाज़ दफ़ा जब नोज़ ब्लीड का मसला शुरू होता है तो रिपीटेडली होता है, 1 2 3 4 दिन, क्योंकि वो जगह रॉ होती है, उसको आराम नहीं मिल रहा होता, वो हील करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। वो सेंसिटिव, एक जैसे कि एक खरोश आ गई आपके, फ़र्ज़ कीजिए आप रोज़ उसको हल्का करें तो वो तो हील नहीं होगा, वो तो ब्लीड करता रहेगा। इसी तरह ये एरिया उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों में तो हम इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, सच्ची बात है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए एल्डरली में अनयूजुअली किसी को हो गया, कभी नहीं हुआ था और सडनली हो गया, तो हम दवाइयाँ देखते हैं। पहली बात कि दवाइयाँ तो ऐसी नहीं है जो कि ब्लीड में इन्हांस करती हैं, तो उनको रोका जाता है। इसके अलावा आप जनरली एक ब्लड टेस्ट वगैरह करा के ज़रूर देख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने तमाम चीज़ें कर ली, मसला फिर भी
हल नहीं हो रहा तो फिर ईएनटी का रेफरल किया जाता है ताकि वो कैमरा डाल के चेक कर लें कि खुदा न खास्ता कोई और मसाला तो नहीं है, लेकिन ये रेयर है। अच्छा, ये होता है ईएनटी से रिलेटेड है, ये ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम, ब्रेन ब्लीडिंग वगैरह या कोई और रेयरली, या लंग से तो नहीं कोई ब्लड आ रहा? रेयरली, नहीं लंग से नहीं, रेयरली इंजरीज में हो जाता है नाक का से खून आना, लेकिन वो कहीं और से हो रहा था, लेकिन वो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट अगर होती है। इंजरीज हो, कोई सडन जिससे शॉक हो, बहुत सिवियर इंजरीज, ओके। बहुत सिवियर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमारे पास कुछ स्कॉलर्स ने वो सवाल किए थे, लेकिन वो कम वक्त की किल्लत की वजह से जवाब नहीं दे पाए थे। एक आईबीएस से रिलेटेड सवाल था, बाउल सिंड्रोम से रिलेटेड, उसका आपने जवाब देना आपने मिस कर दिया था लास्ट टाइम। इरिटेबल बाउल जो है ना वो बहुत ही कॉमन मसला है, और ये इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ दवाइयाँ मुख्तलिफ जगहों पे इवन आपके ओवर द काउंटर भी मुहैया हैं। लास्ट कॉलर हमारे जो, तो मुझे याद है पिछली वीक उन्होंने पूछा था कि मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उनके पेट में मरोड़ सी उठती है और उनको बाथरूम जाना पड़ता है, डिफरेंट सॉसेस खाने से कोई तो होता ये है कि आपका जो टमी होता है वो इरिटेट हो जाता है मुख्तलिफ अज्जा से, और उसके बाद वो डायरिया की सूरत में या क्रैम्प की सूरत में होता है। ये बड़ा एक डिटेल सब्जेक्ट है। एक कॉलर है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करती? जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। बोले। हाँ डॉक्टर साहब, आपने नक्सीर के बारे में कहा है ना? जी तो आप मुझे प्लीज इसके बारे में बताएं। हम लोग जब भी सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब में रियाज में और दम्माम में इतनी शदीद ब्लीडिंग होती है मेरे हस्बैंड को, मेरे भतीजे को, और जब वहाँ से आ जाते हैं यहाँ तो हमारी ठीक हो जाती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत ब्लीडिंग होती है उनको वहाँ पे। ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये कोई खजूरें खाने से या गर्म वेदर की वजह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? खजूरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गर्म वेदर से ज़रूर हो सकती है। गर्म वेदर से बहुत कॉमन है ब्लीड का होना। लोग यूज्ड टू नहीं रहते हैं एक्चुअली इस कंट्री में रहते हुए, और उनको वो जैसे भी एक्सपोज होते हैं किसी भी हॉट वेदर में या बाज़ दफ़ा तो ना सिर्फ हॉट वेदर बल्कि किसी भी शदीद वेदर में, फर्स्ट कीजिए एक्सट्रीम कोल्ड में भी। हाँ, एक्सट्रीम कोल्ड में अगर कहीं वो अचानक एक्सपोजर हुआ है, पता नहीं आपका जाना हुआ है नहीं हुआ है, आप अगर कनाडा वगैरह जाएं और अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है और विंड चिल वगैरह है तो नाक पे बड़ा असर पड़ता है आपके। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट कॉमन बट हीट इज़ वेरी कॉमन। तो मेरे ख्याल में जो हमारी लास्ट कॉलर थी और आपने जो सवाल किया, मेरे ख्याल में अगर उनको हर दूसरी जगह पे कहीं पे भी नहीं होता और वो अगर अदरवाइज ही दे आर फाइन एंड स्टेबल और उनको कोई बीमारी नहीं है अंडरलाइंग, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके वेदर की वजह से ही शायद होता है, जैसे जैद ने बोला। तो ये वेदर की वजह से, हॉट वेदर या एक्सट्रीम वेदर वो की वजह से उनको नोज ब्लीड हो गया है, वो प्रोन है इसके। इसी तरह प्रोन होना के मतलब ये है कि लोग एक तरह से एक चीज़ पे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनको ज़्यादा होने का ख़दशा होता है, जैसे कि हे फीवर है या दूसरी चीज़ें। ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जो बाज़ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं सर्टन चीज़ों से। सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है क्योंकि बाज़ लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये बाज़ बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि हीटिंग की वजह से, यहाँ हीटिंग होती है, तो वो क्या है कि उनका जो बेड होता है वो रेडिएटर के करीब होता है। एक और कॉलर है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप हड्डी लजीज और खुश अखलाक डॉक्टर को मैं सलाम कहती हूँ, और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मेरा भी प्रॉब्लम है नाक का। वो ये है कि अगर मुझे एयर कंडीशन सुपरमार्केट में कहीं हो तो उससे मेरी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आज दिस टाइम तो चलो मास्क का है, मैं एक स्प्रे डालती हूँ नेज़ोनेक, एंड देन व्हेन आई हैड अ हॉट हीटिंग ऑन, उससे भी होता है। बिल्कुल सही। तो इसका पता नहीं क्या रीजन है। और दूसरे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप पूरी कर दें। आँख के हवाले से मेरे आँख पे चोट लगी थी आज से कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में। माय भाई डॉक्टर इन द बिग हॉस्पिटल, दे डिडंट डू एनी स्टिचेस, दे सेड इज अ यंग गर्ल, आई कांट डू एनीथिंग, यू कैन निशान दैट। अब इतने साल के बाद मेरी आँख थोड़ी एक छोटी हो रही है जिस पे चोट लगी थी, तो मैं नैरो एंगल का इशू नजर आ रहा है, कहा है मुझे हॉस्पिटल वालों ने। तो आप इससे कोई प्रोग्राम है या कुछ हो सकता है? आपने आई में मतलब इंजरी के बाद आप क्या, आपका सवाल? हाँ, इंजरी के बाद, बिकॉज दैट टाइम आई वाज ओनली 18 एंड आफ्टर दैट 19, आफ्टर इयर्स के बाद दोबारा अभी स्टेज में नियरली 40 मेरी स्लोली आइज एक हल्की सी महसूस होती है। अदर आइज इज बिग, द अदर आइज लिटिल श्रिंक, एंड आई एम टीचर, आई एम गेटिंग वरीड कि वन डे मेरी आंख पे कुछ नजर ही नहीं आएगा। क्या आपने आंख चेक करवाई है किसी से भी? जी, उन्होंने बोला है नैरो एंगल हो गया है। क्या ग्लूकोमा बोला है? ये नहीं कहा, कहने लगे वी विल वॉच यू।
तो डायग्नोसिस कोई नहीं बनाया अभी? नहीं बनाया। नैरो एंगल, लेकिन आई का साइज आपको लगता होगा कि आपको क्या विजुअली लगता है कि आई पे डिफरेंस आ गया है? यस, ऐसे महसूस, वैसे तो देखने में इतना नहीं पता चलता, आपको लेकिन महसूस ज्यादा होता होगा। मुझे ठीक। महसूस ज्यादा होता है कि उस वक्त शायद वो स्टिचेस से उसको कर देते तो वो आंख ऐसी अफेक्ट, बस वही बात थी कि बुरा लगता है, इसलिए भाई ने कराया नहीं। क्या और अच्छा, मैं चोट भी कैसे कोई- लगी थी, क्या चोट थी? वो जो कैबिनेट्स होती हैं किचन की, तो आई वाज वर्किंग विद माय ब्रदर इन हॉस्पिटल, तो Okay. आई ओपन द कैबिनेट मेडिसिन की एंड वो एक कोना जाके इन माय आईज पे लग गया था। ब्लीडिंग इतनी थी एंड काफी डीप था, तो डॉक्टर ने कहा वी कांट डू स्टिचिंग, वी कैन डू समथिंग, बैंडेज लगा दी, घर भेज दिया, आहिस्ता आहिस्ता हील करवा दिया, लेकिन अब तक problem ठीक है, मैं देखिए, मैं आई कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से जी। आपको कोशिश करूंगा कि अपना कुछ भी जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में बताऊं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, उनको भी जी। साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब से बात कर जी रही जी, हूँ। मैं सुन सुन रहे रहा हैं, हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों नॉस्ट्रिल्स जो हैं, दोनों नथने जो हैं, ये असदराज से ब्लॉक हैं, और इसमें से मैं वजू के दौरान मैं इसको सनकती भी हूँ, तो उसमें से कोई भी मादा खारिज नहीं होता, जबकि म्यूकस खारिज होता तो गले के थ्रू निकलता है, और दोनों नाक के दोनों हिस्से जो है बिल्कुल ब्लॉक है आस्ता दराज से। इसकी क्या वजह है? और आप ने कोई इसका कोई दवाई ली है, कोई किसी को दिखाया है? मैंने कुछ कोई दवाई नहीं की है मैंने, तो इसके शायद असरात मेरे आपकी उम्र क्या है, अगर बुरा ना माने तो? मेरी उम्र जो है अब 60 है। और आपको ये किसी एक मखसूस चीज से ज्यादा होता है या कम होता है? नहीं नहीं, कम ज्यादा का मसला नहीं, कंसिस्टेंट है ये? कॉन्स्टेंटली ये सूरत है। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम क्या था? मेरा नाम नसीमा है। नसीमा जी, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब इससे पहले जो सवाल था उनका भी नोज हाँ, वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली ये दोनों सवाल जो नसीमा ने किया और जो हमारी रेगुलर कॉलर हैं उन्होंने किया, उनसे इंटरलिंक्ड ही हैं। तो नोज़ ब्लॉकेज जो है मोस्ट कॉमन हम बोलते हैं राइनाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा, और उसमें होता ये है कि ब्लॉकेज की वजह से और वो ब्लॉकेज जो है वो मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है। वो इन्वायरमेंटल हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज, मतलब बहुत सारी वजूहात की वजह से भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा लोग वैसे ही प्रोन होते हैं राइनाइटिस से। तो जब राइनाइटिस होता है तो उन्होंने जवाब बताया कि वो उनको डॉक्टर ने एक दवाई दी थी जो कि वो यूज़ करती हैं और उससे वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, वो दवाई जो है वो एंटी एलर्जीज़ भी होती हैं बाज़, और बाज़ में स्टेरॉइड वगैरह भी होता है जो कि ये तमाम इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है एंड दे स्टार्ट टू फील बेटर। सब लोगों को ज़्यादातर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो अप एंड डाउन होती है। अप एंड डाउन में नेज़ोनेक्स और इस तरह की जो भी ड्रॉप्स हैं, बाज़ तो बल्कि ओवर द काउंटर भी मुहैया हैं, वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेज़ोनेक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जीपी प्रिस्क्राइब करता है, इससे भी स्ट्रॉन्ग भी है, तो डिपेंड करता है कितना है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी शख्स को, जैसे कि नसीबा ने बताया कि उनको कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है और कोई उन्होंने खैर, लेकिन हाँ, ये एक उनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा वो था कि उन्होंने कभी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है, तो मेरा मशवरा उनको ये होगा कि सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से रुजू करके, जैसे हमारी प्रीवियस कॉलर थी, उन्होंने एक नेज़ोनेक्स और दूसरे स्प्रेज़ के बारे में बताया, वो स्प्रे इस्तेमाल करके ज़रूर चेक कर लें कि उससे बेहतरी आती है या नहीं। अगर बेहतरी आती है तो उसको नाउ एंड देन यूज़ करें, और अल्लाह खैर सल्ला। अगर डॉक्टर साहब बोलते डी कंजेशन मेडिसिन भी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, कॉलर उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, मेरा बेटा जो है ना वो 2 मंथ का भी नहीं हुआ, उसको भी नोज की प्रॉब्लम है, वो सांस नहीं ठीक से ले पाता। ओके, आपके यहाँ कोई स्मोकिंग करता है घर में? नहीं, कोई नहीं करता। किसी को है फीवर या किसी को एस्मा वगैरह? नो। और बच्चे की बर्थ नॉर्मल थी, फुल टर्म? ये नॉर्मल। तो आपको पता कैसे चलता है वो ब्रीथ नहीं कर रहा? आप मुझे बताएंगी किस चीज़ पे आपको लगा कि वो ब्रीथ नहीं करता? इस तरह लगता है जिस तरह उसका नोज जो का ऊपर का हिस्सा जो है ना वो ब्लॉक है, इस तरह। क्यों, किस तरह? वो क्या आवाज़ आती है कुछ सांस में? आवाज आती है, हाँ, उसकी। अच्छा, और हर वक्त आती है? हाँ, जब से पैदा हुआ उसी वक्त से इसी तरह है। आपने कुछ डाला है नाक में? ड्रॉप्स जो है ना वो डाले थे। उससे फर्क पड़ता है? इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बात भी करवाती हूँ फिर भी फर्क नहीं पड़ता। और बच्चा खाना मतलब जो भी इसकी फीडिंग वगैरह वो नॉर्मल है?
ये नॉर्मल। अच्छा, अदरवाइज फाइन, ओके फाइन, आई विल टेल यू, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जो डीकंजेस्टेंट मेडिसिन होती हैं वो बात वक्त रिकमेंड किया जाता है कि कंसिस्टेंटली ना लें, वो क्या उनके साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसानदेह होती हैं? देखें, कोई भी दवाई जो है वो कम से कम ली जाए ज़िंदगी में तो बेहतर है। इसी तरह डीकंजेस्टेंट टैबलेट्स जो हैं या कोई भी टैबलेट जो है, उसका बेहतर ये है कि आप उस वक्त ले जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि दे आर नॉट प्रिवेंटेटिव मेडिकेशन एज सच, यू नो। तो आप अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि अब फ़र्ज़ कीजिए एक दिन पॉलन काउंट बहुत ज़्यादा है, एक दिन बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो आप हो सकता है जिन लोगों को ये प्रोन होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नाक में शुरू हो जाती है, तो उस दिन आप यूज़ करें। एक दिन हर चीज़ बिल्कुल फ़ाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट्स अ पॉइंट ऑफ यूजिंग इट। सो कहने का मकसद है कि यही चीज़ स्प्रे वगैरह में भी हम कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिन्होंने अभी एक हमारी बहन ने सवाल किया कि उनको ब्लॉकेज कंसिस्टेंटली रहती है और म्यूकस जब वो मुंह से आता है, तो अगर उनको कंटिन्यूसली फीलिंग रहती है ब्लॉकेज की, तो उसमें उनका क्या जो नसीमा थी, उनका जो असल में उनके लिए तो मेरा मशवरा ये होगा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग एक्चुअली, वो उनको तो चाहिए कि वो कुछ ड्रॉप्स पहले यूज़ करें। उन्होंने कुछ यूज़ ही नहीं किया अभी तो पता ही नहीं है कि हो सकता है उनका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाए। तो इसके लिए जीपी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओवर द काउंटर मिलते हैं बैकनेज वगैरह, वो यूज़ कर लें। अगर उससे नहीं होता तो फिर जीपी के पास यूज़ कर लें, 1 2 3 ड्रॉप्स आते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए तमाम ड्रॉप फेल हो गए तो फिर आपको ईएनटी के लिए रेफरल ज़रूरी है, और वो कैमरा डाल के चेक कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा आपके नाक का गोश्त, जिसे हम पॉलिप कहते हैं, वो बढ़ा हुआ भी होता है, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेज वगैरह आती हैं। हालांकि ये उतना कॉमन नहीं है जितना कि एलर्जी और राइनाइटिस है, लेकिन ये भी एक कॉमन कॉज है ब्लॉकेज का। उसके लिए सेप्टोप्लास्टी करते हैं जिसके अंदर वो आपको रिमूव कर देते हैं। हाँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, पहले आप ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, स्टेरॉइड वगैरह से भी श्रिंक हो सकता है। तो पहले लोग ज़्यादातर ड्रॉप्स वगैरह दे के चेक करते हैं कि इससे श्रिंक हो गया या स्टेरॉइड दी जाती है, और अगर फंस कीजिएगा वो फेल हो गई तो उसके लिए ऑपरेशन भी होता है। क्योंकि गोश्त का मसला ये है कि ये एक दफ़ा निकालने से ज़रूरी नहीं है कि 5 साल 10 साल बाद वो दोबारा नहीं हो, दोबारा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सारे पॉलिप जो है रिकरेंस होते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ट्रीट करवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर म्यूकस आपके नाक में रहता है तो इन्फेक्शन कॉज करता है और मुसलसल इरिटेशन रहती है। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं आपको। ये कॉलर उनको भी थोड़ी सा शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मसलन जो डिमेंशिया पेशेंट है उनकी लेग वगैरह क्यों वीक हो जाती हैं, और वो कैसे, मतलब वो बिल्कुल अब खड़े, वो जो पेशेंट है वो खड़े भी नहीं हो सकते, पहले खड़े थे, चलते थे सब कुछ, अब तो वो खड़े नहीं हो सकते। तो उन्हें क्या फिजियो चाहिए या उनकी बीमारी की वजह से उनकी ये हालत हो गई? मैं डॉक्टर से बार बार पूछ रही हूँ, डॉक्टर कहता है कि वो जो वास्कुलर डिमेंशिया है उनकी ये हालत हो जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी डिटेरिएट हो रही क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते और चेंजिंग के लिए मुश्किल है, और मतलब गिर जाते हैं बार बार। बड़ा अच्छा। किसको डिमेंशिया है आपके घर में, इफ यू डोंट माइंड? बस मेरे मियाँ को वास्कुलर डिमेंशिया में आगे भी सवाल किया था, तो जब उन्हें यूरिन प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक। और उनकी उम्र कितनी है? 75। और कब डायग्नोस हुआ था? 2012। 10 साल हो गए। और इनकी डिटेरिएशन हो रही होगी काफ़ी रैपिडली? रैपिडली ऐसे हो रही है कि वो बस पहले तो चलते थे 2-2 घंटे, 1 घंटा रास्ता था, फिर 1 घंटा, आधा घंटा, फिर 10 मिनट, 15 मिनट। अब तो वो खड़े भी नहीं, मतलब बड़ी मुश्किल से उन्हें किचन में ले जाते हैं, और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ उतर नहीं सकते। 3 दिन ऐसे हो रहा है, लेकिन हेल्प भी इतनी नहीं देते। वो कहते हैं 29 घंटे देते हैं हफ्ते के, तो बहुत मुश्किल हो रही है अब तो। वो मेरे ख्याल में, मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम साजिदा है। साजिदा जी, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है इन्होंने पहले भी बल्कि अपने हस्बैंड के लिए सवाल बड़ा किया था, ही जिनको रात को बैठ करते हैं, वो ज़्यादा बैठ करते हैं। और मैं क्विकली जो हमारे पुराने सवाल थे उनको फिनिश करके आई विल मूव टू साजिदा's क्वेश्चन। तो नॉस्ट्रिल के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने एक दूसरी कॉलर थी हमारी, उन्होंने पूछा बेटे के लिए सवाल किया था कि 2 महीने का बच्चा है, उसके लेकिन उनका नाक बंद रहता है। तो बच्चा जो है वो बहुत छोटा है इस वक्त, तो कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो सकती। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल डस्ट हो गई, कारपेट हो गई, पेट्स हो गए, स्मोकिंग हो गई, इन तमाम चीज़ों को कोशिश करें अवॉइड करें। मेरा ख्याल है आजकल डॉक्टर साहब वायरल भी है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को कोल्ड और ये फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं। मेरा अपना बेटा माशाल्लाह 4 महीने का, तो उसको भी पिछले 2-3-4 दिनों से नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है ये वायरल भी चल रहा है। तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स यूज़ करें रेगुलरली, दूसरी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि बच्चा अदरवाइज़ फ़ाइन है,
तो आप नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह जो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं वो यूज़ करती रहें। अभी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई और मसला होता है तो डेफिनेटली अपने जीपी को दिखा दें, लेकिन इट्स टू अर्ली टू जज एंड गेट वरीड अबाउट इट। हाँ, अगर कोई घर में स्मोकिंग करता है, अगर घर में कोई और फ्यूम्स या इस तरह के कोई इश्यूज हैं, हाँ, पर ये दैट कैन मेक थिंग्स वर्स, स्पेशली स्मोकिंग इन विंटर, इतने छोटे बच्चों के लिए, और उसका नोज़ ब्लॉक है तो ख़राब हो जाता है। तो वो उसको देखने की ज़रूरत है, वरना इतना परेशान ना हो, ड्रॉप्स यूज़ करती रहे। बच्चा बाकी तो ठीक है, आपने बताया, बल्कि स्पेशली अगर फीड इन प्रॉपर, अगर फूड डाइट प्रॉपर है और नैपीज वगैरह वेट हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी परेशानी वाली बात है। दूसरी हमारी कॉल थी साजिदा, जिन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया। शी इज़ अ रेगुलर कॉलर और बड़ा ही अच्छा सवाल किया डिमेंशिया के बारे में। सबसे पहले बात यह है कि जो भी डिमेंशिया में पार्टनर्स हैं, बीवी या शौहर, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कंडीशन टू हैंडल फॉर देम एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो साजिदा के लिए उनके हस्बैंड को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से नाउ वैस्कुलर डिमेंशिया हो गया है। वैस्कुलर डिमेंशिया सबसे पहले ये कि एक याददाश्त आपकी ख़राब हो जाती है, और बाय डेफिनेशन अब तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, यानी कि जो काम आप नॉर्मल कर सकते थे वो अब नहीं कर पाते। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग हाउ वी डायग्नोज डिमेंशिया। साजिदा, तो ये जो आपके हस्बैंड ने, आपने बोला ना कि वो चल नहीं पाते, या तो वैस्कुलर डिमेंशिया में बनिस्बत दूसरे डिमेंशिया के, बल्कि आपके हस्बैंड जो है, आपने जैसे बताया 10 साल हो गए, वैस्कुलर डिमेंशिया के लिहाज से ये लंबा अरसा है। मैं बताऊँ आपसे, वैस्कुलर डिमेंशिया बड़ा क्विक होता है, लेकिन बहरहाल डेफिनेटली नॉर्मली उनको डायमेंशन में मुसलसल प्रॉब्लम ज़ाहिर है मियाँ बीवी के लिए, और स्पेशली जब वो 60 प्लस हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प की भी ज़रूरत होती होगी यकीनन। और रेगुलरली डायमेंशिया में जब आप अगर बेड वेट कर रहे हैं या अगर खड़े नहीं हो पा रहे, तो उसमें यकीनन उनको रेगुलरली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करता होगा और हेल्प ही चाहिए होती होगी। डॉक्टर साहब, एक मुख्तसर के वक्त के बाद दोबारा आके इसको डिटेल डिस्कस करते हैं सर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क ए जीपी, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई काबिल तजर्बाकार जीपी डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं डायमेंशिया की, जो यकीनन बहुत सारे पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अभी हमारी एक बहन ने सवाल भी किया अपने हस्बैंड के हवाले से, तो क्या उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और चैलेंजिंग सिचुएशन है डिमेंशिया की। जैसे मैंने कहा, ख़ास के जो पार्टनर्स हैं या जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके लिए, बल्कि पूरी फैमिली के लिए, डिमेंशिया में सबसे पहले तो एक सवाल से बहुत सारे दूसरी चीज़ों को लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो डिमेंशिया सबसे पहले तो ये है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, जैसे कि आप जो नॉर्मली काम करते हैं या जो जॉब्स करते हैं, वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस डिमेंशिया इज़ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और याददाश्त का खो जाना या आहिस्ते आहिस्ते खो जाना। वैस्कुलर डिमेंशिया बहुत तेज़ी से होता है डिफरेंट टाइप के डिमेंशिया में। तो अब जो साजिदा ने सवाल किया कि वो चल नहीं पाते हैं, लुक्स लाइक कि ये इनका डिमेंशिया अब एडवांस स्टेज पे आ गया है, और अनफॉर्चुनेटली आप जो काम करने की सलाहियत होती है, जो नॉर्मल चोर्स होते हैं, खाना खाने तक के, खाने को swallow करने तक के, पेशाब या दूसरी चीज़ें कर, इन तमाम चीज़ों में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है अनफॉर्चुनेटली एज डिमेंशिया प्रोग्रेसेस। तो साजिदा, आप के जो आप बता रही हैं, और जितने अरसा हो चुका है आपके हस्बैंड को डिमेंशिया हुए हुए, वैस्कुलर डिमेंशिया, आई थिंक ही इज़ रीच टू एडवांस स्टेज अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत है मदद की, और उसके लिए गवर्नमेंट ने केयर कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं। आप अपने जीपी से बात करके केयर कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू आप दोबारा सोशल सर्विसेज से कांटेक्ट करके वो कोई केयर पैकेज वगैरह जो है उसको आप रिव्यू करवाएं। देखें, डिमेंशिया में केयर पैकेज एक जैसा नहीं रहता। कल आपको शायद हफ्ते में 20 घंटे केयर की ज़रूरत हो, लेकिन जैसे जैसे डिमेंशिया ख़राब होता है तो उसमें आपको 30 घंटे की ज़रूरत हो सकती है, 40 घंटे, तो डिपेंड करता है। तो इसका रिव्यू जो है ना वो ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जो है ना वो आपको एक प्रोसेस है इसका, और आप पूछ सकते हैं दोबारा से सोशल सर्विसेज को कि भाई इनको रिव्यू करें, हम रिव्यू ऑफ केयर करें। आपके इसका कोई हल नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई इस तरह की चीज़ जिसके अंदर आपकी मेमोरी रिवाइव हो सके, या जो इम्पेयरमेंट हो रही है उसको आप स्लो डाउन कर लें या रोक सकें? ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं, यकीनन मैं समझता हूँ ये भी शायद दवाइयों पे कुछ ना कुछ होंगे।
लेकिन जो स्लो डाउन ज़रूर कर देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज कोई नहीं है। डिमेंशिया का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, रिसर्च हो रही है, चीज़ें प्रोसेस में है, हु नोज इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ आई हैवंट सीन एनीबडी। और बड़ा ही डिफरेंट किस्म का रिएक्शन होता है डिफरेंट लोगों में। बाज़ लोगों में बहुत तेज़ी से रैपिडली जाता है, बाज़ लोगों में डिफरेंट तरह की इम्पेयरमेंट होती है। मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि दवाइयों से ये होता है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे। मैं 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ये जो नई दवाइयाँ आई हैं सो उससे कामर रहते हैं, दे आर मच कामर डिमेंशिया के पेशेंट दैन व्हाट आई यूज्ड टू सी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या सिर्फ एज की वजह से होता है या जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई और इसका वजह? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। उनको भी साथ जी हाँ, शामिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा कार्य करी हूँ, उन्होंने दवाइयाँ सारियाँ ख़त्म कर दी हैं। और अच्छा। दूसरा ये बात है कि उन्होंने दवाइयाँ ख़त्म कर दी हैं और वो कहते हैं कि ये आखिरी स्टेज पर हैं। और इन्होंने खाना पीना तो ये काफ़ी अर्से से मैं खुद ही खिलाती हूँ और ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो ये मसलन अपनी बैक भी आगे नहीं कर सकते, वो भी करनी पड़ती है, टांगे भी नहीं आगे पीछे कर सकते। इसकी कोई दवाई नहीं है, उन्होंने सारी दवाई ख़त्म कर दी है। तो मैं जी। पहले सोच रही थी पाकिस्तान ले जाऊँ, फिर मेरी किसी ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटे यहाँ है तो पाकिस्तान में कैसे इसकी मैनेज करोगे, ये दवाइयाँ वगैरह और पैम्पर वगैरह सब। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो पाकिस्तान क्यों ले जाना चाह रही थी आप? पाकिस्तान क्यों लेके जाना केयर चाह रही एलिमेंट से केयर की वजह से, क्योंकि मैं संभाल नहीं सकती। तो वो कहते हैं कि डे केयर वो केयर सेंटर में डाल दो, तो मैं केयर सेंटर में नहीं डालना चाहती हूँ, केयर होम में। आपको मैंने जैसे अभी बता रहा था फ़ोन पे, आप टीवी पे, कि आप अपने केयर वो कोऑर्डिनेटर। मैंने वो वहां तक कि मैंने अपने इनकी पूरी पेंशन देती हूँ, तो उससे ऊपर उन्होंने 500 दे, लेकिन वो रात को भी जरूरत होती है। वो कहते हैं 29 आवर देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, अब देखें ये चीज़, ये तो मसला एक है। अब मुझे नहीं पता, मैं ज़रा सोशल केयर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसमें फाइनेंस वगैरह की वो कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास घर है, पैसे हैं, क्या है, वो तमाम चीज़ें उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है, एंड दैट्स हाउ दे कैलकुलेट दैट। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि केयर का आपको इतना, आपको मदद की तो ज़रूरत है, मैं तो इसमें कोई मुझे शक नहीं है, आपको मदद की ज़रूरत है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ स्ट्रगल कर रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आप समझती हैं कि मदद नहीं हो सकती है, तो फिर मेरे ख़्याल में तो डेफिनेटली आपको फिर पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर हालात आपके हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इम्पैक्ट इज़ टू मच, पेशेंट का इतनी ज़्यादा केयर करना, और ज़ाहिर है आप भी यंग नहीं हैं, तो आपको तो यू नीड हेल्प। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के ज़ाहिर अपने चैलेंजेस हैं, वहाँ पे आपको सारी और चीज़ें जो आई थिंक पाकिस्तान में होता ही है कि केयर चीप होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि वो कंज्यूमेबल्स फिर आपको खुद ही पॉकेट से हाँ, वो भी लेकिन वो फिर 24 आवर्स आप अफोर्ड कर लेते हैं ना। अब जैसे साजिदा के हस्बैंड, उनकी जो हालत है वो एंड स्टेज में, जैसे मैंने कहा था, उन्होंने भी बताया कि आखिरी स्टेज है, तो उसमें तो इस वक्त सिर्फ केयर की ही ज़रूरत है। बिल्कुल। और उसके लिए उसकी बात, और उनकी बात भी ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये केयर करते करते जो आदमी नॉर्मल या हस्बैंड या वाइफ जो भी होते हैं, वो बेचारे फिर विक्टिम बन जाते हैं उनके लिए, क्योंकि डिमेंशिया पेशेंट को तो कुछ नहीं पता होता, वो तो बेचारा, उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो शख्स देख रहा होता है और जो काम कर रहा होता है, इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिंग मेंटली एंड फिजिकली बोथ। लेकिन डॉक्टर साहब, अच्छा इसकी क्या कॉज क्या होता है, और क्या ये जेनेटिक है या फिर इसकी कोई चीज़ ऐसी है जो ट्रिगर करती है डिमेंशिया को? देखिए, बहुत ही, अब हम इस सवाल लेने से पहले हम बात कर रहे थे, मैंने अभी रिसेंटली एक 35 बहुत अनयूजुअल हिस्ट्री, 35 इयर्स ओल्ड लड़की को डायग्नोस किया डिमेंशिया, 35 साल की, इतनी यंग, वेरी यंग, वेरी अनयूजुअल। और शुरू में हम समझते रहे कि इसको शायद एंग्जाइटी डिप्रेशन है, चुप रहना, ये करना, लेकिन 2 साल लगे, क्योंकि इतनी अनयूजुअल, मतलब आपके ज़हन में नहीं है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन डायग्नोस किया है। तो कहने का मकसद, आपको मैं सवाल की तरफ आऊँगा कि ज़रूरी नहीं है कि बूढ़ों की डिजीज़ है, यंग में भी हो सकता है, तो लेकिन हाँ, मोर कॉमन इन एल्डरली, लेकिन बहुत सारे कॉजेज़ हैं और सब प्रोबेबल कॉजेज़ हैं कि यार शायद इस वजह से डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया, स्ट्रोक वगैरह है, जिनके हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये कॉज करती है। हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों का, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद, अब जैसे लड़की का बता रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन अब मज़े की बात ये हुई है कि ये डिज़ीज़ जो है ना, इट्स अ डिज़ीज़ इन प्रोग्रेशन, अभी इस पर रिसर्च हो रही है, बातें पता चल रही हैं, और रिसेंटली बहुत ज़्यादा जेनेटिक इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर
कि जो यंग जनरेशन में, जो यंग लोगों में हो जाता है, तो उस पे ज़रूर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन का फैक्टर एक डॉक्टर होगा। साहब, इतने यंग लोगों को, जिस तरह का somebody is in early 30s, अगर उनको हो जाता है तो उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस तरह का कि अब उसको ट्रीटमेंट तो खैर रिकवर किया जा सके? वही है जो हर एक के लिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं है, और ट्रीटमेंट इसकी है भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की इसमें स्ट्रेस की और डिप्रेशन की। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी एक बहुत ही कॉमन एक बीमारी है जिससे बहुत सारी और बीमारियां जन्म लेती हैं। किस तरह से डायग्नोज करते हैं कि ये स्ट्रेस है या डिप्रेशन है? किस तरह, क्योंकि बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि हम स्ट्रेस की वजह से चीज़ें हो रही हैं या वैसे ही कोई चीज़ और कोई बीमारी है जिसकी वजह से हमें और बीमारियां हो रही हैं। देखिए जैन, स्ट्रेस, हमने कितने कॉलर लिए हैं, कितनी दफ़ा कॉलें आई हैं हमारे पास स्ट्रेस रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड। स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो देखा तो नहीं जा सकता, अनफॉर्चुनेटली आपको महसूस किया जा सकता है सिर्फ। और मैं एक मिसाल दूंगा कि हमारा एक कन्वर्सेशन हुआ था एक कार्डियोलॉजिस्ट से, और उसने एक बात बोली थी कि अगर स्ट्रेस दिखता, नज़र आता, या उसको क्वांटिफाई होता, क्वांटिफाइबल होता, तो हम हार्ट अटैक का सबसे पहला कॉज स्ट्रेस रखते, ना सिगरेट, ना अल्कोहल, ना दूसरी चीज़ें, लेकिन क्योंकि नज़र नहीं आता तो हम प्रोबेबल कॉज में बोलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी लोग अपनी इन तमाम चीज़ों में एक्सपर्ट हैं उनको नज़र आता है। मैं ख़ुद गवाह हूँ बाज़ दफ़ा कि मेरे बड़े यंगर एज के पेशेंट स्ट्रेस में गए और उनको हार्ट अटैक हो गया। फर्स्ट कीजिए, एक आदमी था, मुझे याद है, उसको डिवोर्स हुई एंड ही वाज वेरी स्ट्रेस, बड़ा बॉडी बिल्डर, बड़ा अच्छा फिट आदमी, और उसको उस दिन हार्ट अटैक हो गया। तो यकीनन स्ट्रेस का तो हर चीज़ में जो है वो लिंक होता है। बिल्कुल। तो डिमेंशिया में भी है, एंग्जाइटी भी है, और एंग्शियस लोग, वो तो अब तो बल्कि एंग्जाइटी डिप्रेशन का एक जगह रिसर्च में कैंसर से भी लिंक किया उन्होंने कि कैंसर की भी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं इफ़ यू गॉट दीज स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़। तो ये तो एक इट्स अ माइंड फील्ड, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, और आजकल के माशरे में तो हर दूसरे तीसरे बंदे को कोई ना कोई मसला है। हमारे ज़ाहिर फैमिली स्ट्रक्चर इज़ नॉट एज गुड एज इट यूज्ड टू बी। ज़ाहिर हर कोई भी स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता। सारे चैलेंजेस, और इवन रिसेंटली कोविड की वजह से भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, आइसोलेशन भी है, और फिर फैमिली से ना मिल पाना, और फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को फेस इसके लिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि हम काउंसलिंग की बात करते हैं, बात करने की, काउंसलर के पास जाओ, ये थेरेपी, वो थेरेपी। आई थिंक जो सबसे बेस्ट है ना, आपके पास यू नीड टू हैव ए ग्रुप ऑफ पीपल वेयर यू कैन ओपनली टॉक एंड डिस्कस। ये नहीं कि कोई वो आपको पैसे दे देंगे या कोई आपको किसी और तरह, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, हेल्दी सोशल सर्कल, हेल्दी सोशल, और दिल आपका हल्का होता है। देखिए इंसान जो है ना, इसे सोशल एनिमल, आपने अपनी बात जब तक आप दूसरों को नहीं पहुंचाते या दूसरों से नहीं डिस्कस करते, आपका दिल और भारी होता है। जब आप शेयर करते हैं तो उससे बोझ हल्का होता है, और उसके बाद वजूद इसके अलावा एक ये भी है कि दूसरा जो शख्स है वो आपको कोई ना कोई इसका मशवरा दे सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब मैं स्ट्रेस में हूँ या मैं किसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ मेंटर, कि आप उसके पास जाके अपनी एक तो कोई परेशानी शेयर कर सकते हैं, देन गेट अ बेटर एडवाइस पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर आप उसी के पास जाएंगे जो आपके साथ सिंसियर है या जिसका तजर्बा है, इफ़ यू चूजिंग समबडी एज अ मेंटर, इसलिए मेरा ख्याल है ज़िंदगी में एक मेंटर होना भी ज़रूरी है। और हमारे लिए ऑब्वियसली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मेंटर है, लेकिन टुडेज डे अगर आपके पास कोई बंदा, कोई इस तरह का शख्स मौजूद है, अगर आप लकी, इफ़ यू आर लकी इनफ कि अगर बिल्कुल सही बात, जो बंदा सिंसियरली आपको एडवाइस कर सकता है, तो देन यू मस्ट गो टू दैट पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट प्रोग्राम में एक और हमारे एक साहब ने सवाल किया था प्रोस्टेट के हवाले से, कि उनको पेशाब का ज़्यादा आना या फिर ड्रिपिंग का होना, ये क्या वजह होती है कि कंट्रोल नहीं होता पेशाब बाज़ औक़ात? प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की बात शायद वो कर रहे थे, मुझे याद है जहाँ तक, वो ये होता है कि एक आफ्टर सर्टेन एज प्रोस्टेट जो गदूद मर्दों में होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब वो साइज़ बढ़ता है तो इट पुशेस अगेंस्ट द ब्लैडर, और ब्लैडर की पुश होने की वजह से लोगों को डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। उसमें ड्रिबलिंग होती है, पेशाब का ड्रॉपलेट्स की सूरत में टपकना, उसमें जो पेशाब का स्ट्रीम होता है, जो धार होती है, वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह अर्जेंसी ज़्यादा होती है, पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है, 5, 6, 7 दफ़ा रात में आप उठ रहे होते हैं या दिन में भी, इस तरह की सूरत हाल बनती है प्रोस्टेट में। निशानियाँ बता रहा हूँ, और ये ज़्यादातर अगेन कॉमन जो हाइपरट्रॉफी है वो 60 साल 55 साल के बाद शुरू होती है। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो शख्स भी, मर्दों की बात हो रही है ज़ाहिर है, तो अगर उनको ये तमाम सिम्टम्स होते हैं
तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और अपना एक जनरल टेस्ट करा लें। स्पेशली ताकि प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड भी उसका चेकअप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। तो उसमें PSA एक टेस्ट होता है, वो कर लेंगे। इसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह और दूसरी तमाम चीज़ें भी जिसमें कि पेशाब के सिम्टम्स आ सकते हैं, वो भी एक दफ़ा चेक हो जाए। जब आप ये चेक कर लेंगे तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि इट्स नॉट अ कैंसर और समथिंग एल्स, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा इंसिडेंटली कैंसर डायग्नोज किए हैं इसी तरह। तो ये मेरा एक मशवरा नंबर 1। नंबर 2, क्या किया जा सकता है? पहली चीज़ ये कि एक नेचुरल फिनोमिना है और ये हर मर्द, किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये लेकिन होना है। तो आप सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं जैसे कि जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, कैफ़ीन रिलेटेड लाइक टी, कॉफ़ी, या रात में बहुत ज़्यादा पानी पी के सोना, इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। मेरा ख्याल है टाइमिंग भी कंट्रोल करना ज़रूरी है कि किस टाइम पे आप लिक्विड इनटेक लें या ना लें। हाँ, रात में ज़रा लेट ना लें, 3-4 घंटे पहले ले लें बस, जो भी लेना है। और एक दफ़ा भी ज़्यादा पानी या इस तरह का ना पिएँ, इसको स्टैगर कर लें। नंबर 1। उससे भी बेहतर कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टर से बात करें, और कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनसे कि ये बेहतर हो जाता है। ख़त्म नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन कंट्रोल में आता है। बाज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा मसला होता है, या बाज़ पेशेंट को जो प्रोस्टेट के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ज़ाहिर है हम उनको फिर यूरोलॉजी पे रेफरल करते हैं, और बाज़ को ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है सिम्टम्स कंट्रोल के लिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे डोंट गेट टू दैट स्टेज एक्चुअली, और वो दवाइयों से या दूसरे मेजर से बेहतर हो जाते हैं। दूसरा ये कि लोग बाज़ दफ़ा ऑपरेशन से डरते भी हैं, इसलिए, जो कि ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मसाइल हैं, वो भी काफ़ी हैं। तो वो अगर उनको मैनेजेबल होता है और खुदा न खास्ता कैंसर वैंसर नहीं है, तो वो फिर दवाइयों से और मैनेज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है अक्सर लोगों को, और बाज़ औक़ात इतनी ब्लीडिंग नहीं होती जितनी वीकनेस की कंडीशन होती है लोगों को, तो वो क्या वजह होती है? और क्या ये भी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, या और इसके कोई रीज़न होता है स्पेसिफिक? पाइल्स जो है वो जो असल पाइल है वो आपको लोगों को ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की वजह से, या प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन को अक्सर प्रेशर पड़ने की वजह से वो महसूस करते हैं अपने बैक पैसेज में। अक्सर लोगों को ब्लीड हो जाती है, फ्रेश ब्लीड हो जाती है, वो टिश्यू वाइप करते हैं तो उनको नज़र आता है कि खून आ रहा है फ्रेश। तो डॉक्टर से इसके लिए भी फिर ये बात है कि अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ है तो वो जाके डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लें, और वो अपना एग्जामिनेशन करवा लें और चेकअप करा लें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी एज में भी हो सकता है, ज़्यादातर यंगस्टर्स में, एल्डरली किसी में भी हो सकता है। ज़्यादातर हिस्ट्री लंबी होती है यंग एज से। अक्सर जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। लोग ज़ोर लगाते हैं बाथरूम जाके, और या फिर दे पास हार्ड स्टूल, बिग स्टूल। सम टाइम इट कैन हैपन विद डायरिया एज वेल। एनीथिंग विच इज़ एक्सेसिव बैक पैसेज से उससे हो सकता है। प्रेगनेंसी में इस वजह से होता है कि ज़ोर लगता है, वो पायल पॉप आउट हो जाते हैं और फिर वो हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से ये वाहिद चीज़ है जिसमें मैं कहूँगा शायद स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, लेकिन ये कि दूसरी बहुत सारी वजूहत हैं। स्ट्रेस दे सकता है बहुत ज़्यादा तो वो इसके लिए बेहतर ये है कि आप तमाम जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं जिससे कि एक्स्ट्रा ज़ोर ना पड़े, उसको सबसे पहले तो प्रिवेंट करने की कोशिश करें, और वार्म बाथ्स वगैरह लें, और कोशिश करें कि लैक्सेटिव्स या स्टूल सॉफ्टनर्स हम कहते हैं जो कि मिलते हैं, नेचुरल स्पेशली फ्रूट इनटेक मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए। कॉलर है, उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, वो मेरी एज है 78। जी जी। और मेरे घुटने दोनों जो है ना वो जवाब ही दे गए हैं। तो वो डॉक्टर मतलब गई थी हॉस्पिटल, सारी असेसमेंट हुई है, वो दोनों घुटनों को कह रहे हैं कि अपना नी रिप्लेसमेंट दोनों की। तो फिर मुझे थोड़ा ब्लड प्रेशर भी है, कुछ थायरॉक्सिन भी लेती हूँ, और कुछ एनल वो जो क्या है हार्ट बीट के लिए थोड़ा सा रेगुलर करने के लिए ना वो मैं लेती हूँ। तो आप तो मैंने पूछना था कि मेरी इस एज में और ये जो मेरे जो कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो मुझे जाना चाहिए या नी रिप्लेसमेंट के लिए? ठीक है। आपका वेट वगैरह कैसा है? वेट कंट्रोल में है? वेट मीडियम, इतना स्लिम भी नहीं है लेकिन है कुछ थोड़ा। ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? मिसेस चौधरी, कैसर चौधरी। ओके जी मिसेस चौधरी, मैं आपको बताता हूँ जी। थैंक यू सो मच।
जी अच्छा, डॉक्टर साहब। मिसेस चौधरी का जो सवाल है ना वो है कि वो हैं 78 ईयर्स ओल्ड और उनको नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से वो इतना ख़राब हो चुका है कि उनको ऑपरेशन का कहा गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस एक्चुअली टू सम डिग्री आफ्टर सर्टेन एज। वुमेन में ज़्यादा, औरतों में ज़्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के, ठीक है, वो हार्मोनल चेंजेस वगैरह की वजह से। तो पहले जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें वेट रिडक्शन वगैरह का बताया जाता है, और ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आर्थराइटिस इतना ख़राब हो गया है कि इंसान चल नहीं पा रहा या डे टू डे तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली। मेरा मशवरा मिसेस चौधरी को ये होगा कि जो भी उन्होंने कंडीशंस बताई हैं, आपको 78 ईयर्स की एज में हार्डली कोई आदमी शायद मिलेगा कि जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको ऑपरेशन की ऑफ़र की है तो आई एम श्योर कि उसको तमाम चीज़ों के बारे में पता है और वो उसको जानता है। आप बिल्कुल रेस्ट एश्योर रहें कि आपके जब ऑपरेशन से पहले एनेस्थेटिस्ट जो होता है वो तमाम चीज़ों को चेक कर लेगा कि आप यू आर फीजिबल और यू फिट टू गो फॉर एन ऑपरेशन और नॉट। तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन ऑपरेशन है और ज़्यादातर 70-80% जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल ही होता है। और उससे आपकी जो इसका पॉइंट ये होता है कि जो आपकी जो लाइफ में जो गड़बड़ है, जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, चल नहीं पाते, तकलीफ़ में रहते हैं, तो कम से कम आप जितनी भी ज़िंदगी है वो आपके 5-10 साल जो है ना वो बेहतरी आ जाती है उसमें, और आपको नया नी मिल जाता है बेसिकली, और आप को तकलीफ से निजात मिल सबसे जाती है। रिकवरी का कितना टाइम होता है अगर एक ऑपरेशन हो गया उसके बाद? हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर देम टू एक्चुअली वॉक ऑन देयर ओन फीट? अगेन जैन ये बड़ा वेरी करता है लोगों के ऊपर के पर्सन टू पर्सन, हाउ यू आर फॉलोइंग फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए रिकवरी का भी एक पूरा प्लान देते हैं वो कि किस तरह आपने फिजियो करनी है, एक्सरसाइज करनी है, किस तरह कदम बढ़ाने हैं, किस तरह, तो आप अपने आप को बिल्ड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हाउ दैट पेशेंट इज़। एक जनरल बात कही जाए तो मेरा अगर जो एक एक्सपीरियंस है उसमें कुछ नहीं 1 महीने से लेकर 3 महीने लग सकते हैं इसको सही होने में। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई आदमी जो है उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया अपने आप को ऑपरेशन के बाद, कोई एडवाइस ही नहीं फॉलो कर रहा, तो उसकी रिकवरी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो शख्स फॉलो कर रहा है, मैं उसमें बता रहा हूँ कि महीने से लेकर 3 महीने तक बहुत बेहतरी आ जाती है। और उसके बाद जो भी उसमें वेट रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, और मेरा ख्याल है अपनी इनपुट भी बड़ी ज़रूरी है इसमें। डॉक्टर साहब बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त रह गया हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होने का। मैं थोड़ा सा अपेंडिक्स के बारे में बात करना चाहता था कि क्योंकि हर साल 40,000 से ज़्यादा लोग जो अपेंडिक्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दिस इज़ रफली 1 in 13, और ऑब्वियसली कॉमन प्रॉब्लम है, क्या वजह होती है और किस तरह से पता चलता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अपेंडिक्स जो है वो एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे राइट साइड पे लोअर एब्डोमेन में एक गदूद होता है। इसका फंक्शन किसी को भी 100% नहीं पता, लेकिन इसकी इन्फ्लेमेशन यानी कि इसमें इन्फेक्शन, अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो एक शदीद दर्द होता है। इट्स काउंट एज एन इमरजेंसी। इसको आप पहले पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। ये जो है इट काउंट एज एन इमरजेंसी और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो ये लोग जो प्रेजेंट करते हैं राइट साइड पे लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, ज़्यादातर अगेन हो तो किसी की एज में भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो 10 साल से लेके 30-40 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। और अचानक दर्द होगा और पाँच दफ़ा वोमिटिंग वगैरह या डायरिया भी होता है, लेकिन पेन जो होता है ना उसकी साइड मिड टू राइट एब्डोमेन होती है और आप टच नहीं कर पाते। इट्स वेरी एक्यूट पेन होगा, बहुत ही शदीद किस्म का पेन होता है, तो उसके लिए सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपने कहा कि उसको एज ए इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, तो उसमें कितना टाइम होता है, लाइक हाउ इमीडिएटली यू हैव टू रीच टू हॉस्पिटल? वेल एज सून एज यू कैन, डिपेंड ऑन योर पेन एज वेल। लेकिन बेहतर ये है कि अगर इस तरह का सडन पेन उठा है शदीद किस्म का, तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट यहीं चले जाएँ और उसको वहीं पे वो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। क्योंकि इन सम सिचुएशन ये जीपी का वेट ना करें कि भाई जीपी को दिखाएंगे, क्योंकि वो जीपी सर्विस इज़ अ नॉन एक्यूट सर्विस, यू नो, दिस इज़ एन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। वो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, देखेंगे इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है कितनी है, फिर क्लिनिकल सिम्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो वो इमरजेंसी में ऑपरेशन इसका होता है, और उसके बाद रिकवरी बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन ये कि इसकी रिकवरी जो है वो 100% है ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, डिले नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप डिले कर देते हैं तो अपेंडिक्स फट भी सकता है, उसमें गैंग्रीन और दूसरे मसाइल हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको जैसे हो आप इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही है, इसको रिमूव करते हैं? जी ऑपरेशन है। ओके, और ये सक्सेसफुल रहता है? मैं तो 99% सक्सेसफुल।
ओके, बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया हमें आज टाइम देने का। हमेशा की तरह पूरी भरपूर कोशिश होती है कि तमाम सवालात का मुख्तसर वक्त में बेहतरीन जवाब दिया जाए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, एजुकेट करने के लिए है, ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें, हम अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकें, और इन बीमारी से ना सिर्फ बचा सकें बल्कि अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं जो आप ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उनको पर एटलीस्ट काबू पाया जा सके। जिस तरह हमारी एक बहन ने सवाल किया डामेंशिया के हवाले से या नोज़ ब्लीड के हवाले से, बहुत सारी कॉमन बीमारियां हैं जो अगर आप सवाल करते हैं तो आपके तवस्सुक से, आपके सवाल करने की वजह से ना जाने और कितने लोगों का फ़ायदा होता है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना, ताकि हम दिए से दिया जलाएँ और अपने भाइयों को, बहनों को, माओं को हर बीमारी से, परेशानी से बचा सकें। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत देगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।